वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लर्निंग टॉपिक को। यहाँ पर जो लर्निंग टॉपिक है इसमें हम मेनली देखेंगे कि लर्निंग का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं लर्निंग को, लर्निंग के टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से इफेक्टिव मेथड्स होते हैं लर्निंग के, उसके साथ साथ लर्निंग का प्रोसीजर क्या होता है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है लर्निंग में, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कवर करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग को। तो मीनिंग सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पर मीनिंग का मतलब हो जाता है लर्निंग के कि लर्निंग जो है एक तरह से मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर में, और ये मॉडिफिकेशन हम अगर करते हैं एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू। तो लर्निंग एक तरह से अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली जो है प्रक्रिया होती है। जब भी हम कुछ सीखते और सिखाते हैं और उसमें जब भी हम एक्सपीरियंस देते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या प्रैक्टिस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। यानी कि लर्निंग जो है एक तरह से रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में। रिलेटिवली इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब चेंज है बिहेवियर में, जैसे हमने कोई थ्योरी याद की है तो वो थ्योरी हमें हमेशा नहीं याद रहती है, एक टाइम के बाद में हमें उसे रिकॉल करना पड़ता है, फिर से पढ़ना पड़ता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि लर्निंग जो है एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। और ये परमानेंट चेंज एक बिहेवियर में कैसे आता है एक इंडिविजुअल में, वो हमें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू गेन होता है। जब हम किसी चीज़ के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं या फिर उसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो उससे जो है लर्निंग होती है। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और उसी प्रैक्टिस के थ्रू हम जो है किसी चीज़ को लर्न करते हैं। एक बच्चा जैसे कि स्टार्टिंग में ABCD सीखता है तो उसे हमें बार बार सिखाना पड़ता है, तब जाके वो ABCD याद कर पाता है। देन हम उसे रिलेट करते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल से। तो इस तरह से बच्चे की लर्निंग वन बाय वन जो है होती है। पहले हम उसे एक सिंपल सी जो है थ्योरी बताते हैं, एक सिंपल से टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन जाके उसी टर्म्स से जो है कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को और उसे दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। इस तरह से लर्निंग होती है। लर्निंग जो है एक तरह से मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर में, लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन होगा हमारे बिहेवियर में वो रिलेटिवली चेंज होता है, ना कि एक परमानेंट चेंज होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल को समझते हैं। जब एक बच्चा किसी जो है आग को छूने की कोशिश करता है तो आप अगर उसको डांटेंगे तब वो नहीं मानेगा, लेकिन अगर वो बच्चा खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है तब जाके उसे समझ में आता है कि अगर मैंने जो है इससे छुआ तो मुझे जो है लगेगा, हार्म करेगा, ये जो है बर्न हो जाएगा मेरा हाथ। तो इस तरह से ये जो एक्सपीरियंसेस उसने गेन किए वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर गेन किए हैं। और अगर आप यहीं पर देखें कि बच्चा किसी थ्योरम को सॉल्व कर पा रहा है तो वो प्रैक्टिस के थ्रू कर पा रहा है। यहाँ पर जैसे मैथ्स के फॉर्मूले बच्चे को लर्न हो जाते हैं तो वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बच्चा बार बार उन्हीं सारे फॉर्मूलाज को जो है अप्लाई करता है क्वेश्चन में। तो वो चीज़ किस लिए, ये लर्निंग कहाँ से हुई? उसकी प्रैक्टिस के थ्रू हुई। तो बार बार प्रैक्टिस करने से जो है उन सारे फॉर्मूले को वो याद कर पाता है। तो इस तरह से ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पर। देन डेफिनेशन को समझेंगे। तो स्किनर ने यहाँ पर डेफिनेशन दी है लर्निंग की, जिसमें इन्होंने बताया है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। तो स्किनर के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि लर्निंग जब बच्चे में होती है तो वो जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। जैसे यहाँ पर लर्निंग है, यहाँ पर बच्चा अभी उसकी जो है कॉग्निशन लेवल यहाँ है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, बच्चा आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चेंजेस होते हैं एक इंडिविजुअल में, और वो जो है प्रोग्रेसिव चेंजेस को अडॉप्ट करता है अपने बिहेवियर में। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अदर्स के द्वारा। यहाँ पर बताया गया है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो गेट्स एंड अदर ने बताया है यहाँ पर कि लर्निंग अधिगम तभी हो सकता है, तभी एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम बिहेवियर में एक इंडिविजुअल के, जब वो जो है एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू किसी चीज़ को सीखेगा। तो यहाँ पर जो है लर्निंग को कनेक्ट किया गया है एक्सपीरियंस से और ट्रेनिंग से, तभी एक इंडिविजुअल में किसी भी तरह के चेंजेस होंगे और उसकी लर्निंग होगी। इस तरह से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पर दी हैं। जैसे कि स्किनर का कहना था कि ये हमेशा प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे बिहेवियर में। देन गेट्स का कहना था कि ये जो भी लर्निंग होगी वो हमेशा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है लर्निंग इज ग्रोथ। लर्निंग ग्रोथ क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो नए टर्म से, नए कॉन्सेप्ट से यहाँ पर फ़ैमिलियर होता है और उनके बारे में जानता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एक प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिलता है उसके बिहेवियर में, ये जो मॉडिफिकेशन होगा वो उसके फिजिकल एस्पेक्ट में भी, फिजिकल डेवलपमेंट में भी बेनिफिशियल होता है। उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल का मेंटल डेवलपमेंट भी यहाँ पर होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि बच्चे की लर्निंग उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। यहाँ पर बच्चा हमेशा जो है आगे बढ़ेगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट
कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग का मतलब हो जाता है कि एक इंडिविजुअल इनेबल हो जाता है यहाँ पर कि वो प्रॉपर्ली नई सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो इस तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल अपने लर्निंग के थ्रू ही ऐसे बिहेवियर्स को जो है अडाप्ट करता है जिसमें वो नई नई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सके। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है लर्निंग की कि लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। जब भी एक बच्चा कुछ भी सीखता है तो वो अपने गोल्स को जो है ध्यान में रखते हुए तब अपनी लर्निंग करता है। जैसे आपको पता है कि आपका थियोरेटिकल एग्जाम है, आपका सेमेस्टर एग्जाम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा रखते हैं। अगर आपको पता है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है तो आप फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखते हैं, तो आपको दोनों ही चीज़ों पर जो है ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर लर्निंग जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि लर्निंग इज एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर हम जो है अपने सेंसेस को भी इन्वॉल्व करते हैं। ये एक ह्यूमन लाइफ है जो कि ह्यूमन लाइफ पूरी तरह से एक्सपीरियंस से भरी हुई है। कभी कहीं भी अगर हम बैठे भी होते हैं तो हम अपनी आंखों से जो भी इन्वायरमेंट देख रहे हैं वहाँ पे भी हम अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं। तो इस तरह से जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें नई नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, नई अंडरस्टैंडिंग आती है, स्किल डेवलपमेंट होता है और एक तरह से हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। तो किसी भी सिचुएशन में अगर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो वो एक्सपीरियंसेस को गेन करता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चा ज़्यादा शरारती होता है उसे हर तरह का एक्सपीरियंस होता है, उसे हर तरह की नॉलेज ज़्यादा होती है क्योंकि उसने उन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को गेन किया होता है। तो इस तरह से लर्निंग जो है एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है लर्निंग इज एक्टिव। एक्टिव क्यों बोला गया है? क्योंकि आप ये जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज अपने बिहेवियर में अडाप्ट करते हैं वो जब एक्टिव मोड में होंगे तभी आप किसी लर्निंग को सीख सकते हैं, किसी नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो एक कम टाइम में जब आप इफेक्टिवली किसी कॉन्सेप्ट को गेन करते हैं तो ये एक एक्टिव लर्निंग का सिंबल होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, ये यहाँ पर सेम हो गई एक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पर हम इन्वॉल्व करेंगे लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट क्यों हो जाती है लर्निंग यहाँ पर? क्योंकि जब एक बच्चा किसी इन्वायरमेंट में रहता है तो उसी इन्वायरमेंट में रहकर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और वहीं पर अपने एक्सपीरियंसेस को या अपनी लर्निंग को फ्रेम करता है। इसलिए एक प्रोडक्ट हो जाता है ये लर्निंग इन्वायरमेंट का ही। इसके साथ साथ लर्निंग जो है इंडिविजुअल भी हो सकती है, यानी कि एक बच्चा जो है इंडिविजुअली भी कॉन्सेप्ट को गेन कर सकता है, उसके साथ साथ सोशल भी हो सकती है। ग्रुप में रहकर भी बच्चे सीखते हैं, सोसाइटी में रहकर भी बच्चे सीखते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिलीज में रहकर सीखते हैं, मतलब कि ये जो नई कॉन्सेप्ट बिल्डअप होती है वो अपनी फैमिली में रहकर भी सीखते हैं। तो यहाँ पर लर्निंग जो है आपकी वो हर एक इन्वायरमेंट में होती है, इंडिविजुअल बेसिस पे भी हो सकती है, सोशल बेसिस पर भी हो सकती है। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एंड होती हैं। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखेंगे हम कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। देन सेकंड कैटेगरी आएगी फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। देन थर्ड कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर पहले फैक्टर को हम जो है ब्रीफली देखेंगे, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। लर्नर से जुड़े हुए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक लर्नर जब फिजिकली फिट होगा, मेंटली हेल्दी होगा, तो वो अपनी लर्निंग को ज़्यादा जो है एक टॉप लेवल तक ले जा सकता है। तो फिजिकली फिट होना बहुत एसेंशियल हो जाता है यहाँ पर। अगर एक लर्नर जो है यहाँ पर बीमार है तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो डाउन होती जाती है, वहाँ यहाँ पर वो स्लो हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट वे में उसकी लर्निंग चलती रहेगी। अगर इंक्रीमेंट चाहिए तो यहाँ पर उसका फिजिकली और मेंटली फिट होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर फिजिकल और मेंटल फैक्टर्स होते हैं एक लर्नर्स के जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। आप ही देखिए कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बीच में आपके घर में किसी भी तरह का कलेश होता है तो आप मेंटली जो है स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, एंग्जाइटी जो है, डिप्रेशन है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग को भी अफेक्ट करती हैं। अगर आप बीमार हो गए हैं, फिजिकली अनहेल्दी हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है इंटेलेक्चुअल फैक्टर, यानी कि मेंटल लेवल भी कितना है, कितना बच्चा सोच पा रहा है, तो उसका जो है आईक्यू लेवल क्या है, ये भी अफेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफर होता है। तो इसलिए जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं एक लर्नर की लर्निंग को। इंटेलेक्चुअली जो बच्चे डिसेबल होते हैं, जैसे जो बच्चे डिसेबल हैं, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, जैसे बच्चों में डिसलेक्सिया का सेंस ये हो जाता है कि पढ़ने लिखने में विकार है, और डिस्ग्राफिया का मतलब हो जाता है जो है कि यहाँ पर बच्चे को लिखने की जो क्षमता है उसमें जो है विकार हो जाता है। डिसकैल्कुलिया यानी कि कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी है। तो इस तरह से जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनकी लर्निंग में आप देखिए कि अफेक्ट होता है, वो एक नॉर्मल चाइल्ड की अपेक्षा उनकी जो लर्निंग है वो रेशियो उनका कम हो जाता है। देन यहाँ पर फैक्टर से रिलेटेड नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है लर्नर से रिलेटेड, जो कि मोटिवेशन और रेडीनेस हो जाता है। यानी कि अगर आप बच्चा जो है खुद से जो है रेडी नहीं है किसी चीज़ को, किसी नए कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए, तो आप उसे जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, इससे भी उसकी लर्निंग ज़्यादा इन्हांस होती है। तो यहाँ पर बच्चे
बच्चे को खुद से रेडी होना पड़ता है, मोटिवेट होना पड़ता है कि वो एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, लर्निंग को अपने अचीव करने के लिए हमेशा रेडी रहे। देन मैच्योरिटी एंड एज लेवल क्या है बच्चे का, इससे भी जो है लर्निंग अफेक्ट होती है। तो एक मैच्योर जो चाइल्ड होता है वो लर्निंग अपनी जो है ज़्यादा अच्छे से कर सकता है इन कंपैरिजन टू एक जो है अनमैच्योर चाइल्ड। तो जब बच्चे की एज होगी उतनी, जैसे कि अगर आप 6th क्लास के बच्चे को 10th क्लास की मैथ पढ़ाएंगे तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 10th क्लास के बच्चे को जो है 6th क्लास की मैथ पढ़ाते हैं तो उसे समझ में आ जाता है, क्योंकि वो पहले से उस चीज़ को पढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें देनी है बच्चे को। इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है फैक्टर्स में, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, यानी कि कौन-कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो टीचर से जो है रिलेटेड हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट फैक्टर हो जाता है टीचर की पर्सनैलिटी क्या है। टीचर की पर्सनैलिटी जैसी होती है वैसे ही बच्चा जो है बनने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बच्चा जो है अपने टीचर को आइडल मानता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहता है। तो एक टीचर की पर्सनैलिटी जो है वो हमेशा एक आइडल सेल्फ में होनी चाहिए, कि बच्चे उसे देख कर जो है मोटिवेट हों। इस तरह से बच्चे की जो लर्निंग है वो ज़्यादा इन्हांस होगी। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। देन नॉलेज ऑफ द टीचर, यानी कि एक टीचर की नॉलेज क्या है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है। जैसे कोई टीचर साइंस पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब इन डेप्थ नॉलेज होगी उससे साइंस के बारे में, तभी वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली जो है बच्चों तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए टीचर की। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग में टीचिंग स्किल्स, यानी कि एक टीचर को प्रोफेशनल कोर्स क्या होना चाहिए उन टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जैसे कि बीएड एमएड है, तो ये सारे जो है प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो टीचिंग की स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, बिल्ड करने के लिए कराए जाते हैं एक बच्चे को। तो यहाँ पर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए टीचर में, कि वो जो है ऐसे स्किल्स के थ्रू कम्युनिकेट करे, क्लासरूम मैनेजमेंट करे, स्किल अंडरस्टैंडिंग करे बच्चों के लिए, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे इफेक्टिव बनाया जा सके। तो इस तरह से ये फैक्टर्स थे। और उसके बाद जो है टीचिंग एड्स क्या यूज़ कर रहा है एक टीचर क्लासरूम में। जैसे कि एक टीचर है यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आए हैं, लेक्चर दिया है, उसके बाद निकल गए। देन एक टीचर है जो आईसीटी का यूज़ कर रहा है अपने क्लास में, जैसे कि प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चे ऐसे जो है देखते हैं उन चीज़ों को, सुनते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर जो है जल्दी होते हैं। तो इस तरह इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्लासरूम आईसीटी का जो यूज़ कर रहा है टीचर, उसके कॉन्सेप्ट्स को बच्चे जल्दी गेन करते हैं। तो यहाँ पर जो लर्निंग होगी वो इफेक्टिव होती है। इस तरह से जो है एक टीचर टीचिंग लर्निंग एड्स का भी यूज़ कर सकता है अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। नेक्स्ट फैक्टर्स में आ जाता है थर्ड फैक्टर, फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक स्टूडेंट की जो है टीचिंग को, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं उसमें फर्स्ट आ जाता है स्कूल का इन्वायरमेंट। स्कूल का कैसा इन्वायरमेंट है, एक स्कूल कौन से एटमॉस्फेयर में जो है एग्जिस्ट हो रहा है, इससे जो है बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। यहाँ पर उनकी स्कूल बिल्डिंग कैसी है, कैसे इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, सेफ्टी पर्पजेज़ क्या हैं वहाँ पर, कैसे इफेक्टिव जो है लर्निंग यहाँ पर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो रिलाई करता है स्कूल के इन्वायरमेंट में। तो स्कूल कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, इन सारी चीज़ों से बच्चे की लर्निंग इफेक्ट होती है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई एडमिशन लेता है किसी क्लास में या यूनिवर्सिटी में, तो वो एक दिन पहले जो है ओरिएंटेशन क्लासेस को अटेंड करता है, जानने के लिए कि इस स्कूल में क्या क्या है, कौन सी फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी। तो इस तरह से लर्निंग जो है इन्फ्लुएंस होती है स्कूल इन्वायरमेंट से। देन नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर इन्वायरमेंट में कवर हो जाता है फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो फ्रीडम क्या है और कैसे जो है सेल्फ डिसिप्लिन एम्प्लॉय किया जा रहा है एक जो है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, इससे भी बच्चे की जो लर्निंग है वो इफेक्ट होती है। जैसे यहाँ पर एक रेजिड रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं बच्चे को, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो एक्स्ट्रा रूल्स लगाते हैं बच्चों पर, तो यहाँ पर बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उन सारी सिचुएशंस में। तो इस तरह से यहाँ पर लर्निंग जो है बच्चे की अफेक्ट होती है इन सारी कंडीशंस में। तो इतने रूल्स होने चाहिए जिससे कि क्लासरूम में या कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन रहे और बच्चा एक तरह से जो है अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करे कि वो अपने पावर्स को और डेवलप कर सके और पावर्स का यूज़ कर सके। तो एक बच्चे को उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो है चांसेस मिलने चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन को एम्प्लॉय किया जाना चाहिए और ऐसे कैरेक्टर्स को फॉर्म करने चाहिए कि वो अपने नेशन को सर्व कर सके, यहाँ पर देश के हित में आ सके बच्चा। तो इस तरह से जो है बच्चे की लर्निंग को पॉजिटिवली इन सारी चीज़ों के लिए अफेक्ट कराना चाहिए। देन यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट्स हो गए। नेचुरल इन्वायरमेंट्स का मतलब हो जाता है कि जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं, जो भी चीज़ें प्रकृति के थ्रू हो रही हैं, तो उन सारी चीज़ों से भी बच्चे की लर्निंग अफेक्ट होती है यहाँ पर।
मेंटल एफिशिएंसी को भी ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हैं यहाँ पर। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, बच्चा उस सारी चीज़ों को टॉलरेंस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर उनकी लर्निंग को अफ़ेक्ट होगा। तो इस तरह से जो है नेचुरल एनवायरनमेंट भी अफ़ेक्ट करेगा, इसके बाद सोशल एनवायरनमेंट भी अफ़ेक्ट करता है। बच्चा जिस सराउंडिंग में रहता है, जहाँ पर जो है उसका घर है, स्कूल है, लोकेलिटी उसकी क्या है, इन सारी चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होता है। बच्चे की जो लर्निंग है वो फिज़िकल कंडीशंस में, जैसे कि एक फैमिली उनकी छोटी है या बड़ी है, जैसे बच्चा जो है जॉइंट फैमिली में रहता है या न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, इन सारी चीज़ों से उसके सोशलाइज़ेशन पर इफ़ेक्ट होता है। तो इससे जो है बच्चे की लर्निंग भी अफ़ेक्टेड होती है यहाँ पर। इस तरह से सोशल एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर अफ़ेक्ट करता है बच्चे की लर्निंग को। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग का मतलब हो जाता है कि कौन-कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर, मेनली इनको समझेंगे। तो सबसे पहली लर्निंग हो जाती है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब हो जाता है जो डेली एक्टिविटीज़ हम फिज़िकल तौर पर करते हैं, जैसे कि चलना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें जो है मोटर लर्निंग में कवर की जाती हैं। वर्बल लर्निंग का मतलब हो जाता है कि जो लिंग्विस्टिक वे में होती हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जैसे कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहे हैं, तो साइंस, पिक्चर्स, सिंबल्स इसमें कवर किए जाते हैं वर्बल लर्निंग में। देन नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट लर्निंग आ जाता है। कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब है कि ये हायर ऑर्डर में मेंटल प्रोसेसेस को दिखाता है। यहाँ पर थिंकिंग और रीजनिंग का यूज़ किया जाता है, कितनी डाइवर्जेंट थिंकिंग है बच्चे की, रीजनिंग, लॉजिक्स कैसे बिठा पा रहा है, इंटर रिलेटेड कैसे कर पा रहा है चीज़ों को। जैसे कि 6th क्लास में भी बच्चे उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, देन 7th में भी उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, 8th में भी। तो ये जो करिकुलम जो है ब्रॉड होता चला जाता है उनका, तो उन सारी चीज़ों के बीच में इंटरकनेक्शन करना आना चाहिए बच्चे को। इसी को हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है उसके बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए बच्चे को। जैसे कि बस है, कार है, एम्बुलेंस का हॉर्न है, तो इसमें जो है बच्चा इन सारे हॉर्न्स के बीच में डिफरेंस कर पाए कि कौन सा बस का हॉर्न है, कौन सा कार का है, कौन सा एम्बुलेंस का है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करना आना चाहिए बच्चे को। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का मतलब हो जाता है कि ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, जो कि उसकी जो है कॉग्निशन लेवल पर डिपेंड करती हैं। एक बच्चे का आईक्यू क्या है इस पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि बच्चा ऑब्जर्व कर पा रहा है किसी चीज़ को इमेजिन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं ये, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगती हैं। जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है इसका एक मेथड हो जाता है यहाँ पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में बच्चे को डाल दिया गया तो उससे कैसे वो डील कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाएँगी। देन एटीट्यूड लर्निंग हो जाती है। एटीट्यूड लर्निंग का मतलब हो जाता है डायरेक्टली ये हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो जैसे कि हम जिस एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ के लोगों से हम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। उनके लिए हमारा बिहेवियर जो है या तो पॉजिटिवली बिहेवियर कंस्ट्रक्ट होता है या नेगेटिवली कंस्ट्रक्ट होता है। तो इस तरह से ये एटीट्यूड लर्निंग का फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि इफेक्टिव मेथड्स कौन से होते हैं लर्निंग के। तो लर्निंग के इफेक्टिव मेथड्स में यहाँ पर हो जाता है कि जब लर्निंग जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है, जैसे कि यहाँ पर जो माइक्रो टीचिंग की जाती है उसमें जो है एक ऑब्जर्वर को बिठाया जाता है, तो वो आपकी टीचिंग स्किल्स को ऑब्जर्व करता है यहाँ पर। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, जैसे कि आप एक नेचर के इन्वायरमेंट में बैठते हैं, तो वहाँ पर आप नेचुरल तरीके से जो है सोच रहे हैं, देख रहे हैं, अपने सेंसेस के थ्रू जो है किसी भी इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई यहाँ पर। देन नेक्स्ट हो गई इमिटेशन लर्निंग। इमिटेशन लर्निंग का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर आपने एक इंडिविजुअल को देखा, उसके बिहेवियर को जज किया, उसकी नॉलेज को जज किया, देन आप सेम जो है बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये इमिटेशन लर्निंग हो गई। नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर की लर्निंग है। ट्रायल एंड एरर की लर्निंग का मतलब हो जाता है, यहाँ पर थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया था ट्रायल एंड एरर का। तो बार-बार जब आप किसी एक चीज़ को करते हैं, किसी एक एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, बार-बार किसी एक प्रैक्टिस को करते हैं, तो आप ट्रायल भी कर रहे हैं, आपकी गलतियाँ भी हो रही, उन्हीं गलतियों को सुधार कर आप एक नए फॉर्मेशन में आते हैं, एक नए हैबिट को डेवलप करते हैं, तो इसको जो है ट्रायल एंड एरर की लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपनी कैट पर, तो उन्होंने ये बताया कि बिल्ली यहाँ पर बार-बार जो है एक्सपीरियंस कर रही थी, बार-बार एफर्ट्स कर रही थी, देन जाकर एक बार जो है लीवर प्रेस हो जाता है, उसको खाना मिल जाता है। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर की ये लर्निंग है, बार-बार जो है आप एफर्ट करते रहेंगे तो एक बार में सक्सेस हो जाएँगे। तो इस तरह से नेक्स्ट जो इफेक्टिव मेथड होता है यहाँ पर, वो इनसाइट लर्निंग होता है। इनसाइट लर्निंग का मतलब है कि यहाँ पर जो है एक पूरी सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करेंगे, देन अपनी सराउंडिंग से ही वहाँ पर आप इनसाइट के थ्रू, यानी कि सूझ के थ्रू जो है उस पूरी सिचुएशन को एनालिसिस करके तब जो है एक कंक्लूजन पर आते हैं। इनसाइट लर्निंग जो है कोहलर के सिद्धांत से रिलेटेड होती है यहाँ पर। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कोहलर, वर्डेमर और कोफका ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने जो है सुल्तान नाम के चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर दिया था और उसके रूफ पे जो है बनानास हैंग कर दिए थे, और उसे जो है सुल्तान को उन सारे बनानास को पाना था। तो यहाँ पर पूरे रिसोर्सेज थे,
और वो जो है अपनी इनसाइट के थ्रू उस बनानास को पा पाता है, क्योंकि यहाँ पर छड़ी रखी हुई थी, बॉक्सेस रखे थे, तो उन सारी चीज़ों का यूज़ करके सुल्तान उन बनानास को पा लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लर्निंग हुई वो इनसाइट के थ्रू, सूज के थ्रू होती है, और ये सडन लर्निंग होती है। ये सारे मेथड्स हो जाते हैं यहाँ पर इफेक्टिव लर्निंग के। नेक्स्ट यहाँ पर लर्निंग के प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप हो जाता है यहाँ पर अटेंशन। सबसे पहले अटेंशन होनी चाहिए। किसी एक नए कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। मेंटली आपकी जो रेडीनेस है उसको, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है एक नए कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए। देन सेंसेशन। सेंसेशन सेकंड प्रोसेस होता है यहाँ पर लर्निंग का। सेंसेशन का मतलब हो जाता है कि आप अपने सेंसरी ऑर्गन से यहाँ पर एक नई कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहाँ पर, और सेंस ऑर्गन से उनको महसूस करके देन इंटरप्रेट करते हैं अपने ब्रेन से, और उस नई इन्फॉर्मेशन को आप अब गेन करते हैं, तो अपने परसेप्शन बनाते हैं। अब आपने जो सेंस किया है, सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन अपने ली है, उसके बारे में आप अपना परसेप्शन बनाएंगे। उस इन्फॉर्मेशन को आप जो है इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पर। सेंसरी सिस्टम से आपने जो है अवेयरनेस गेन कर ली है, और उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अब आप अपनी राय बनाते हैं। तो ये जो मीनिंग आपने कंस्ट्रक्ट किया है उस इन्फॉर्मेशन से, वो आपका परसेप्शन हो गया। देन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सेकेंड लास्ट स्टेप आता है इसमें। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब हो जाता है कि इसमें जो है ये बेसिक यूनिट होता है। इसमें हर तरह की लर्निंग को कॉन्सेप्ट के बेसिस पर रखा जाता है। कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव या आइडिया होता है जिसके बहुत सारे कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो है बच्चा अपने नॉलेज, अब जो उसका परसेप्शन है उसके बारे में जो है कनेक्ट करता है चीज़ों को। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में या नई नई सिचुएशंस में अब अपने परसेप्शन के थ्रू जो नॉलेज है उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है। इसे हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चा नए एक्सपीरियंसेस को गेन करता है तो उन्हें नई सिचुएशंस में अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। जैसे आपने अगर मैथ सीखी है, आपने अगर जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखा है, तो उसे आप मार्केट में अप्लाई करते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन हो जाता है, उस एप्लीकेशन को ही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहा जाता है। इस तरह से लर्निंग का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।